गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, पीएचटीसी फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है आर्ट एंड ड्रामा एजुकेशन कला शिक्षा शिक्षण। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे भारतीय कला एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में कि भारतीय कला और जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसका आपस में क्या सा संबंध है, किस प्रकार से जुड़ी हुई है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमने जो नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कला एवं संस्कृति का आपस में क्या क्या सहसंबंध है उसके बारे में पढ़ा था, जिसके जो सभी कारण थे उन कारणों के बारे में हमने चर्चा की थी। उस कारणों से हमें पता चलता है कि कला और संस्कृति एक दूसरे पर इस आश्रित होते हैं। बिना संस्कृति के कला नहीं होती है, कला के बिना संस्कृति का अस्तित्व नहीं होता है। किसी भी देश की संस्कृति में वहाँ की मनुष्यों के द्वारा किए गए कार्य, वहाँ की अभिरुचियाँ, अंतर क्रियाएं, सांस्कृतिक संरचना, भाषा, व्यवहार और धार्मिक क्रियाएं आती हैं। संस्कृति एक संग्रह है जिसे नई पीढ़ी उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त करती है और जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी प्रदान करती है। संस्कृति के अर्थ में आवश्यक तत्व है मनुष्य द्वारा अर्जन वह ज्ञान जिसे समाज में रहकर सीखना पड़ता है। यदि कोई बालक अपने घर में पिता को गाते देखकर वह भी स्वयं उसकी नकल करता है तो वह संस्कृति के साथ साथ परंपरा एवं कला को भी आगे ले जाता है। जैसे गायक का बेटा गायक कलाकार बनेगा, इस प्रकार कला और संस्कृति एक ही समूह के सदस्यों द्वारा मिलकर जो क्रियाकलाप जन्म से मृत्यु तक सीखे गए, ऐसे क्रियाकलाप एक व्यक्ति से न होकर समूह में होते हैं और हस्तांतरित भी होते रहते हैं। भारतीय कला सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर पल्लवित है, चाहे वह संगीत हो, चाहे वह नृत्य हो या चित्रकला आदि, कोई भी उसके मूल में सांस्कृतिक आधार अवश्य विद्यमान है। चित्रकला में भारतीय संस्कृति का अवश्य समावेश मिलता है। भारतीय कला में निम्नलिखित प्रकार से सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का समावेश किया गया है। नंबर 1 पे अंतः प्रकृति का अंकन। नंबर 1 पे अंतः प्रकृति का अंकन। अंतः प्रकृति का अंकन, इसके अंतर्गत अंतः प्रकृति का अंकन, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कला के अंतर्गत यह भारतीय कला में बाहरी सादृश्य का उतना महत्व नहीं है जितना मनुष्य के स्वभाव को दिखाने वाला या दिखाने का है। अजंता के जो पर्णपाती के चित्र कुछ रेखाओं द्वारा गौतम के विचार, उनकी मुद्राओं को जो अंकन किया गया है वह दर्शनीय है। ग्रह त्याग के चित्र में उनकी चरित्र की दृढ़ता, जब गौतम ने ग्रह त्याग किया तो वो सब बातें जो अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें अंकित है, उसमें उनकी चरित्र की जो दृढ़ता है, वैराग्य और संसार की क्षणिकता के भाव प्रकट होते हैं। इन चित्रों में बाहरी सादृश्य के स्थान पर अंतः प्रकृति का अंकन हुआ है। दूसरा है धार्मिकता। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है धार्मिकता। धार्मिकता के आधार पर हम कह सकते हैं धर्म से संबंधित बातें हैं। धार्मिकता में हम कह सकते हैं भारतीय चित्रकला और धर्म का साथ सैकड़ों वर्ष तक रहा है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र सूत्र में कहा गया, जो विष्णु पुराण है उसके जो चित्र सूत्र है उसमें कहा गया है कलाना प्रवर चित्र धर्मार्थ काम सो मोक्षम। उनमें कहा गया है कलाना प्रवर चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षद मगत्य प्रथम चैत्र ग्रहत यत्र प्रतिष्ठम। यानी अजंता, बाघ आदि गुफाओं में बौद्ध धर्म प्रधान चित्रों का अंकन किया गया है। जो अजंता गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, उसमें जो बौद्ध धर्म है उस धर्मों के जो चित्र है गौतम बुद्ध से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित गाथाओं या चित्रों का अंकन किया गया है। राजपूत तथा पहाड़ी शैली में राधा कृष्ण के चिन्मय युगल की लीलाओं का अनेक रूपों में चित्रण हुआ है।
मुगल शैली में अनेक संत एवं फकीरों का अंकन हुआ है। अकबर चित्रकला के द्वारा असीम ईश्वर की झांकी प्राप्त हुआ था। चित्रकला ने धर्म को आकर्षक एवं सौंदर्य प्रदान किया है। धर्म ने कला को गौरव एवं उच्चता प्रदान की है। तीसरा है मानव एवं मानवेतर प्रकृति का समन्वय। तीसरा है मानव एवं मानवेतर प्रकृति का समन्वय। तीसरा है मानव एवं मानव प्रकृति का समन्वय। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का विशेषता समन्वय की शक्ति है। भारत में जितने विचार, धर्म, जातियां एवं मत हैं, इन सभी का समन्वय करने से ही भारतीय संस्कृति विकसित हुई है। भारतीय संस्कृति को इन विशेषताओं को चित्रकला में समावेश हुआ। भारतीय कलाकार की कला में मानवीय तथा प्राकृतिक जगत का समन्वय मिलता है। भारतीय जो कलाकार है, उस कलाकार की जो कलाकृतियां हैं, उस कलाकृतियों में मानवीय जगत एवं प्राकृतिक जगत का हमें स्वरूप मिलता है। मानव एवं मानवेतर प्राकृतिक शक्तियों का समन्वय, पुरुषों तथा नारी का संक्षेप में विरोध तथा पूरक शक्तियों का समन्वय हमें भारतीय चित्रकला से मिलता है। जैसे गणेश तथा उनके पार्श्व स्थित शक्ति का स्वरूप। गणेश के स्वरूप में मानव, पशु एवं रुद्रता आदि का समन्वय स्थापित किया है। गणेश जी की छवि देखते हैं तो उसमें मानव का भी हमें चित्र मिलता है, पशु की भी, और रुग्णता या रुद्रता का भी समन्वय मिलता है। शक्ति में नारीत्व, कोमल तथा स्निग्धता आदि भी मिलते हैं। भारतीय चित्रों में हमें प्राकृतिक पृष्ठभूमि भी देखने को मिलती है। जैसे अलंकारों में अनेक प्राकृतिक वनस्पतियों, पेड़ पौधों, फूल पत्तियों आदि की प्रतिछवि मिलती है। भारतीय सौंदर्य का आधार प्राकृतिक जगत से लिया जाता है। जैसे मृग के समान नेत्र, यानी जो मृग के समान किसी नेत्र किसी स्त्री के बारे में बखान कर रहा है। मृणाल के समान पूजा किसी पुरुष के बारे में बखान कर रहा है, एवं बिंब फल के समान होठ किसी स्त्री के होठों के बारे में उसकी प्रशंसा की गई है। यानी प्रकृति से जोड़कर मानव का निर्माण किया, मानव के चरित्र की या मानव का बखान किया गया है। आगे है आदर्शवादिता। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारतीय कला यथार्थ वास्तविकता की अपेक्षा आदर्श पर अधिक बल देती है। कलाकार वस्तुतः संसार से जैसा है वैसा चित्रण न करके जैसा होना चाहिए वैसा चित्रण करता है। जहाँ से भावनाएं प्रारंभ होती हैं, वहीं से आदर्शवाद भी प्रारंभ हो जाता है। जहाँ से व्यक्ति की भावनाएं प्रारंभ हो जाती है, वहीं से आदर्शवाद भी प्रारंभ हो जाता है। यदि चित्र में हम राजा राम बनाते हैं तो उसे राजा ही बनाएंगे। प्रेमी का चित्र बनाते हैं तो आदर्श प्रेमी का स्वरूप दर्शाते हैं। राम और कृष्ण आरंभ से महापुरुष थे। धीरे धीरे धारणाएं परिवर्तित होती गई और ईश्वर का अवतार माने जाने लगे। इस आधार पर यह तथ्य बना कि जब जब धरती पर पाप बढ़ते हैं तो ईश्वर अवतार लेते हैं, यानी ईश्वर का अवतार होता है। पुष्टि मार्गीय विचार के अनुसार कृष्ण अर्थात परम ब्रह्म के साथ गोपियां अर्थात जीवात्माओं का नृत्य, जो महारास के नाम से जानते हैं, सदैव चलता रहता है। ये सभी भिन्न भिन्न मतों के भिन्न भिन्न आदर्श है जो कला को प्रेरणा देते रहे हैं। नेक्स्ट है प्रतीकात्मकता।
प्रतीकात्मकता इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भारतीय कला में प्रतीकात्मकता अधिक रही है। कुछ प्रतीकात्मक तो यथार्थ आकृति पर आधारित होते हैं, जैसे जटाजूट, सिर से निकलती हुई जलधारा गंगा और नागभूषण शिव के प्रतीक हैं। यानी शिव को हम जटाजूट के नाम से भी कह सकते हैं, सिर से निकलती जलधारा और नागभूषण, ये सभी शिव के पर्यायवाची होते हैं। घुटनों तक धोती, दुपट्टा, लाठी और चश्मा गांधी जी का प्रतीक है। कुछ प्रतीक आरोपित होते हैं, जैसे शिवलिंग, और कुछ वस्तुएं सानिध्य पाकर भी प्रतीक बन जाती है, जैसे मोर पंख और मुरली। जैसे मोर पंख और मुरली, ये प्रतीक होगा श्री कृष्ण का। जैसे मोर पंख और मुरली जब नाम आता है तो हमारे मन के अंदर प्रतीक बन जाता है श्री कृष्ण का। उसी प्रकार शराब का प्याला और सुराही को हम साकी कहते हैं, और सुराही यानी साकी। उसी आगे बिखरे हुए नोटों के ढेर पर पिस्तौल हमारे मन के अंदर आ जाएगा। बिखरे हुए नोटों के ढेर पर पिस्टल। बिखरे हुए नोटों के ढेर पर पिस्तौल बराबर हमें प्रतीक चिन्ह याद आएगा डाकू। बिखरे हुए नोटों के ढेर पर पिस्तौल यानी डाकू। फिर लिखेंगे सिर के पीछे आभा मंडल, सिर के पीछे आभा मंडल, यानी हमारा प्रतीक चिन्ह बनेगा देवत्व। यानी किसी देवता का चित्र बताते हैं तो उसके सिर होता है, उसमें मुकुट होता है, उसके मुकुट के पीछे एक आभा मंडल निश्चित रहता है, वो देवत्व के नाम से। उसी प्रकार वेणी गुफन यानी प्रेम का प्रतीक है। वेणी गुफन बराबर प्रेम का प्रतीक माना है। इस प्रकार भारतीय कला के अंदर कुछ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, वो अलग अलग रूपों में विद्यमान रहती हैं, जैसे अंतः प्रकृति का अंकन के रूप में, धार्मिकता के रूप में एवं मानवीयतर प्रकृति के समन्वय के रूप में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत कलाकार नए नए प्रतीक उपस्थित रहते हैं। हिंदू कला में शेषशाही विष्णु प्रतीक के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी मिलते हैं। जिस प्रकार क्षीर सागर अनंत और असीम का प्रतीक है, शेष तथा बचे हुए प्रतीक का भी माना जाता है। और नेक्स्ट है अलंकारिता, और 6 है अलंकारिता। अलंकारिता यह कला का एक कार्य भी अलंकरण भी होता है। कलाकार सत्य तस्वीर के साथ सुंदर का भी विचार करता है। इसके लिए वह एक तो अलंकारों का अधिक प्रयोग करता है और दूसरे वह आकृतियों में किंचित अलंकारिता ले जाता है। यह उन आकृतियों का सौंदर्य वर्णन करती है, जैसे मृग और कमल के सदृश नैन किसी स्त्री के बारे में,
कंदल स्तंभ के समान भुजाएं किसी पुरुष के बारे में, तोते के चौस के समान नासिका। इस प्रकार अलंकरण का प्रथम रूप भारतीय आलेखनों में देखने को मिलता है। अजंता की गुफा में अनेक प्रकार के आलेखन हमें प्राप्त होते हैं। मुगल शैली से अलंकरण चित्रों का हास्यों से भी प्राप्त किए जाते थे। आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम तक पढ़ेंगे। आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।